मुझे सबको यही लगता था कि जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए अगर आप सेक्शन 16 की कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो ऐसे में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शन 16 की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार कंडीशन जो है सेक्शन 16 आपके ऊपर लेवी करता है। अगर आप उन चार कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो ऐसे में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है उसके रिगार्डिंग एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकेंडली आपने वो जो गुड्स है वो जो सर्विसेज है वो रिसीव कर ली हो एंड सप्लायर ने यह जो टैक्स इनवॉइस है यह अपनी आउटवर्ड सप्लाई दैट इज जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट कर दिया हो और आपके जीएसटीआर 2 बी में जो है यह सप्लाई रिफ्लेक्ट हो जाती हो एंड देन उसके बाद जो है सप्लायर ने इस पे टैक्स पे कर दिया हो और आपने अपनी जीएसटी रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 3 बी फाइल कर दी हो। अगर ये कंडीशंस आप पूरा कर लेते हैं तो ऐसे में आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी कंडीशंस है कि जो सेक्शन 16 में प्रिस्क्राइब नहीं की गई है और उसके बावजूद भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है? जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक केस के रिगार्डिंग एक जजमेंट दी गई है और वहां पर कुछ इस तरीके की बात की गई है कि आपके पास भले ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आपको जो है एलिजिबल करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, उसके बावजूद भी आपका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, अभी हम इस ऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बातें की गई है और उन बातों में से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास जो बिल्टी है वो नहीं है या फिर आपके पास जो गुड्स रिसीव करने की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो डिटेल में इस जजमेंट को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अगर उनके पास टैक्स इनवॉइस है, ई वे बिल है, उन्होंने जो पेमेंट की है, पेमेंट की रिसीट्स है, बैंक स्टेटमेंट है और उनके बेसिस पर वो आईटीसी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, तो वो लोग गलत है। जी हाँ, इस ऑर्डर में साफ साफ ये बातें कही गई है कि आपका टैक्स इनवॉइस, आपका ई वे बिल, आपका जो पेमेंट जो आपने की है उसकी स्टेटमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स भले ही आपके पास हो उसके बावजूद भी आपका आईटीसी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले, डिटेल में डिस्कशन करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इशू क्या है। इशू ये है कि यूपी जीएसटी एक्ट के तहत बेसिकली एक टैक्स पेयर को जो है सेक्शन 74 यूज करते हुए जो है उसके अगेंस्ट डिमांड इनिशिएट की गई 12,32,148 रुपीज की, और जहां पर कहा गया कि आपने जो है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है और इसके लिए जो है ये डिमांड अब आपको पे करनी होगी। और इस डिमांड के अगेंस्ट जो टैक्स पेयर है वो अपील फाइल करता है और जहां पर हाई कोर्ट में उसकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी जाती है और कहा जाता है कि जो डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर डिमांड लेवी की है वो सही है। तो यहां पर कहा क्या गया, इन द केस इन द हैंड द पेटिशनर हैज ओनली ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड द टैक्स इनवॉइसेस। जो टैक्स पेयर है उसने अपने टैक्स इनवॉइस प्रोड्यूस किए डिपार्टमेंट के सामने, ई वे बिल्स, जीआर एंड पेमेंट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट्स की गई और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस किए गए, बट नो सच डिटेल्स सच एज पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, टोल रिसीट्स एंड पेमेंट देयरऑफ हैज बीन प्रोवाइडेड। टैक्स पेयर्स के पास जो फ्रेट चार्जेस पे किए गए उसकी कोई डिटेल नहीं थी, उन्होंने जो गुड्स की डिलीवरी ली उसके रिगार्डिंग कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, जो टोल्स के रिगार्डिंग जो पेमेंट्स की गई उसकी कोई रिसीट नहीं थी, और ऐसे में इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से डिपार्टमेंट ने जो डिमांड लेवी की है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। In the absence of these documents, the actual physical movement of goods and genuineness of transportation as well as transactions cannot be established, and in such circumstances, further no proof of filing of 2A has been brought on record. The proceedings has rightly been initiated against the petitioner. तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए गए, इसके लिए जो ट्रांजैक्शन है ये जेन्युइन है, ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। तो इस ऑर्डर को अगर आप देखेंगे 10 पेज का, 11 पेज का ये ऑर्डर है जहां पर बहुत डिटेल में बातें की गई है। इशू में बताया गया है कि एक रजिस्टर्ड डीलर है जो कि सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक स्क्रैप, पेपर स्क्रैप और मेटल स्क्रैप में डील करता है। 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक उसने जो है अपनी टर्नओवर 34,22,634 रुपीज डिक्लेयर की, जिस पर उसने आईटीसी लिया 6,16,074 रुपए का, और यहाँ पर एक नोटिस इशू किया गया 23/1/2019 को, जिसमें कहा गया कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है ये आपने गलत अवेल किया है और आपने जानबूझकर फ्रॉड किया है। और यहाँ पर जो है 6,16,074 रुपए की टैक्स लायबिलिटी प्लस उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लगाई गई। टोटल डिमांड जो है 12,32,148 रुपए की डिमांड की गई। एंड देन
पेटिशनर जो है टैक्स पेयर जो है वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल करता है, एक रिट पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट के अंदर, और जहां पर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स इनवॉइस है, ई वे बिल्स है, पेमेंट डिटेल्स है, वो सभी प्रोड्यूस करता है और डिपार्टमेंट के सामने भी ये डिटेल्स प्रोड्यूस की गई है। तो यहाँ पर द पेटिशनर हैज सबमिटेड दैट पेटिशनर हैज परचेज्ड द गुड्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज थ्रू टैक्स इनवॉइसेस, ई वे बिल्स. The said goods were transported through trucks along with bills and payments were made through check or RTGS NEFT. यहाँ पर कहा कि जो पेमेंट्स हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांसपोर्टेशन जो हुई है, वो ट्रक्स के जरिए हुई है, लेकिन उन ट्रक्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी जो है यहाँ पर बिल्टीज अवेलेबल नहीं थी. On the basis of the selling dealers having not shown the said purchase in its return or not deposited the tax, the action cannot be taken against the petitioner. टैक्स पेयर ने कहा अगर सेलर ने उनको अपनी रिटर्न्स के अंदर रिपोर्ट नहीं किया है तो ऐसे में आप जो है बायर के अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं ले सकते. He further submitted that the selling dealer have not paid the tax, deposited the tax with the government, the benefit of input tax credit cannot be denied. अगर सेलर टैक्स पे नहीं करता है तो आप बायर का आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस वो सेलर से परचेज कर रहे हैं अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की तो ऐसे में अगर हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस है, हमारे पास ई वे बिल्स है, पेमेंट डिटेल्स है, तो हम जो है कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे और वहां पर हम जीत जाएंगे. ऐसा नहीं है. आपको बियॉन्ड डाउट, मतलब आपको इस तरीके से अपनी जेन्युइननेस प्रूव करनी है कि कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, किसी भी कोर्ट को. तो यहां पर कहा गया कि it was argued that the benefit of tax credit in the GST regime is being brought with intention to avoid cascading effect. कि जो डबल टैक्सेशन हो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए. सेलर ने हमसे ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर लिया है, अब सेलर ने उसको पे नहीं किया है तो दोबारा हमसे चार्ज अगर आप करते हैं तो ये डबल टैक्सेशन कहलाएगा. लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 16 है उसके अकॉर्डिंग सर्टेन कंडीशंस है, उन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही आपको आईटीसी दिया जाता है. तो ऐसे में सेक्शन 16 की जो कंडीशंस को आप मीट आउट करते हैं तो ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि आपने जेन्युइन ट्रांजेक्शन की है. और यह जो ओनस है या जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो ओनस है वो बायर पर है. बायर को यह प्रूव करना होगा कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है. तो यहां पर जो had supported the order and submitted that section 16 of UP GST Act, it has been provided that input tax credit can be availed with certain conditions. कि सेक्शन 16 की कंडीशंस को आप पूरा कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जेन्युइननेस प्रूव नहीं करेंगे. भले ही आप सेक्शन 16 की कंडीशंस को पूरा करते हैं, आपको ट्रांजैक्शन की जो जेन्युइननेस है वो प्रूव करनी होगी. He further submitted that for availment of ITC, the petitioner is duty bound to prove beyond any reasonable doubt and establish that actual transaction took place. Merely furnishing the detail of tax invoices, e-way bills, GR is not sufficient. आप टैक्स इनवॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ई-वे बिल प्रोड्यूस करते हैं, पेमेंट डिटेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है. आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या एडिशनली डिटेल देनी है. द पेटिशनर वाज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ व्हीकल नंबर व्हिच वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जो ट्रक्स यूज किए गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो व्हीकल नंबर आपको देने होंगे. आपने जो फ्रेट की पेमेंट की वो फ्रेट की पेमेंट्स की डिटेल्स आपको देनी होगी. जो बिल्टी नंबर है वो आपको देना होगा. एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स, आपने जो गुड्स की डिलीवरी ली है उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको देनी होगी. If further submitted that petitioner was required to prove and establish beyond doubt the actual physical movement of goods. कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग सिर्फ वो प्रोड्यूस नहीं करना, आपको यह भी बताना है कि एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है. सिर्फ बिल्स इधर से उधर नहीं हुए हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर नहीं हुए हैं, गुड्स की भी मूवमेंट हुई है. और इसके लिए आपको उसको प्रूव करना होगा कि वो मूवमेंट्स किस तरह से हुई. तो यहाँ पर द बर्डन टू प्रूव द एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज अपॉन द परचेजिंग डीलर फॉर अवेलिंग द आईटीसी. तो यहाँ पर बायर के ऊपर यह ओनस है कि वो प्रूव करे कि यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है. तो इसी तरह की काफी सारी बातें यहाँ पर, काफी सारे रेफरेंसेस इस ऑर्डर में दिए गए, काफी सारे केस लॉस को जो है यहाँ पर कोट किया गया बायर की तरफ से भी और जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भी. सेक्शन 16 को यहाँ पर अगेन कोट किया गया कि सेक्शन 16 में कहा गया कि अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस की पोजीशन है, आपके पास जो है उन टैक्स इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया गया है बाय द सप्लायर, वो आपके जीएसटी 2 में कम्युनिकेट की गई है, आपने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर लिया है, उस पर टैक्स पे कर दिया गया है और रिटर्न्स फाइल कर दी गई है. ये कंडीशंस भले ही सेक्शन 16 में दी गई है, उसके अलावा भी आपको जो है यहाँ पर प्रूव करना होगा कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी और एक्चुअल में मूवमेंट्स हुई थी. सेक्शन 74 में कहा गया कि अगर आप जानबूझकर फ्रॉड करते हैं, विलफुल मिसस्टेटमेंट, कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं, फैक्ट्स को छुपाते हैं टैक्स की चोरी करने के लिए, तो ऐसे में सेक्शन 74 की पावर यूज करते हुए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, आपको नोटिस इशू कर सकता है, आपको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, आपको सुना जाएगा. अगर आपने जो रिप्लाई सबमिट किए हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऐसे में डिमांड इशू करेगा और उसकी रिकवरी की जाएगी. तो इस तरह की बात यहाँ पर सेक्शन 74 में जो है यहाँ पर बताई गई है. इस ऑर्डर को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं. अब यहाँ पर फाइनली कहा गया, इन द केस इन हैंड द petitioner has only brought on record the tax invoices, e-way bills and GR and payment through bank channel. यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया गया टैक्स इनवॉइसेस दिए गए, ई-वे बिल्स दिए गए, जीआर
और जो पेमेंट्स की गई है बैंकिंग चैनल के जरिए उनकी डिटेल्स दी गई, बट नो सच डिटेल्स एंड सच पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, टोल रिसीट्स, पेमेंट देयर ऑफ हैज बीन प्रोवाइडेड। ना ही तो बिल्टी प्रोवाइड की गई, ना ही टोल रिसीट्स प्रोवाइड की गई, ना ही जो गुड्स की डिलीवरी ली गई है उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड की गई। In the absence of these documents, the actual physical movement of goods and genuineness of transportation as well as transactions cannot be established, and in such circumstances, no proof of filing of GST 2 has been brought on record. The proceeding has rightly been initiated against the petitioner, against the taxpayer. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट जो है वो यहाँ पर प्रूव नहीं हो पा रही है इन डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से। तो अब एज ए बायर अब आपके सामने जो है चैलेंजेस ये है कि आपको सिर्फ सेक्शन 16 की कंडीशंस ही पूरी नहीं करनी, आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं कि कल को आप यह प्रूव कर सके कि वहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है। इसके लिए जो भी मूवमेंट्स के रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी बिल्टी नंबर है, जो भी गुड्स टेकिंग एक्नॉलेजमेंट्स हैं और जो भी आपकी पेमेंट्स की गई है टोल्स की, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेंटेन करने होंगे। तो इन दी एपेक्स कोर्ट यहाँ पर जो है काफी सारे कोर्ट के केस लॉज का जो है बेसिकली हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, बायर पर है। और फाइनली क्या किया गया, फाइनली ये किया गया कि इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स एज स्टेटेड अबव, नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर बाय दिस कोर्ट इन द ऑर्डर, द पिटिशनर फेल्स एंड इज डिसमिस्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर पिटिशनर जो है वो फेल हो जाता है और जो है इस रिट पिटिशन को जो है डिसमिस कर दिया जाता है। इट मींस डिपार्टमेंट ने जो किया वो सही किया। तो फाइनली इट मींस अगेन मैं आपको फिर से जो है यहाँ पर अलर्ट करना चाह रहा हूँ, बीइंग ए बायर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिगार्डिंग योर टैक्स इनवॉइसेस, ई वे बिल्स ही मेंटेन नहीं करने हैं, आपको अपने बिल्टीज को भी मेंटेन करना है, आपकी टोल रिसिट्स को भी मेंटेन करना है, आपने जो फ्रेट्स की पेमेंट्स की है उसकी रिसिट्स भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं ना कहीं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को रिजेक्ट करना चाहता है, और जैसे ही वो क्लेम रिजेक्ट करता है आपके ऊपर सेक्शन 74 लेवी कर दिया जाता है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर जो है टैक्स की चोरी करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस को प्रूव करना होगा। आपका इसके रिगार्डिंग जो है क्या मत है, आप इसके रिगार्डिंग कैसे सोचते हैं, इसको हम कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए।